हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है हमने क्लास 8th बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। ठीक है, आज हम करेंगे ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के? आपके रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। स्टेम्स का हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, स्टेम्स में भी कौन से पढ़े थे? अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ी थी और एरियल स्टेम पढ़ी थी एंड सब एरियल स्टेम के बारे में पढ़ा था। इन तीनों से कैसे रिप्रोडक्शन होता है उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आप मिस कर देंगे तो आपको समझ में आगे का नहीं आएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही ये टॉपिक चल रहा है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स नॉर्मली डू नॉट बियर बर्ड्स। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नॉर्मली बर्ड्स नहीं बियर करती हैं। ठीक है, बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट देयर आर सम प्लांट्स विच हैव मॉडिफाइड थिकन्ड रूट्स विच बियर बर्ड्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मॉडिफाइड थिकन्ड रूट्स होती हैं जो बर्ड्स बियर करती हैं, जिनमें बर्ड्स आती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वीट पोटैटो प्लांट, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंदी प्लांट हैज मॉडिफाइड रूट्स थिकन्ड विद स्टोर्ड फूड विच आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स। स्वीट पोटैटो प्लांट की मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो थिकन्ड होती हैं, उसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है। ठीक है, उन मॉडिफाइड रूट्स को हम रूट ट्यूबर्स बोलते हैं। ठीक है, शकरकंदी किसी किसी पसंद है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। द रूट ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो हैव बर्ड्स or we can call them eyes on them which can grow to produce new sweet potato plants। क्या बोल रहा है? रूट ट्यूबर्स जो होते हैं स्वीट पोटैटो के, उनमें बर्ड्स होती हैं। ठीक है, या फिर आप उन्हें आइज भी बोल सकते हैं उनमें, जिससे एक नया स्वीट पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको ये बता रखा है ना, रूट्स हैं यहाँ पर, ये रूट्स ही तो हैं इसकी, इनमें बर्ड्स आ जाती हैं और वहाँ से एक नया प्लांट फिर से ग्रो हो सकता है। समझ रहे हो? सो स्वीट पोटैटो प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू देयर रूट ट्यूबर्स। इसीलिए स्वीट पोटैटो प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके रूट ट्यूबर्स की हेल्प से। रूट ट्यूबर्स समझ में आया? मॉडिफाइड रूट्स विच आर थिकन्ड एंड स्टोर्ड विद फूड आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स। ठीक है, मॉडिफाइड थिकन्ड रूट्स होती हैं जिनमें फूड स्टोर्ड रहता है, उसे हम रूट ट्यूबर बोलते हैं। उन रूट ट्यूबर्स में बर्ड्स होती हैं जिससे नया प्लांट ग्रो हो सकता है। अनदर प्लांट कॉल्ड डालिया ऑल्सो हैज़ रूट ट्यूबर्स। एक प्लांट होता है डालिया के नाम से, उसमें भी रूट ट्यूबर्स होते हैं। द रूट ट्यूबर्स ऑफ डालिया हैव बर्ड्स इन दैम विच कैन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू डालिया प्लांट्स। डालिया के जो रूट ट्यूबर्स होते हैं उनमें बर्ड्स होती हैं जिससे नया डालिया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। So dahlia plants are reproduced by the method of vegetative propagation through their root tubers। dahlia plants भी vegetative propagation के मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रूट ट्यूबर्स की हेल्प से। डालिया प्लांट्स में भी क्या होता है आपका अभी बताया ना, रूट ट्यूबर्स होते हैं। From the above discussion we conclude that the roots of some plants like sweet potato and dahlia can be used to produce new plants। इसलिए इस डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि स्वीट पोटैटो या कुछ प्लांट्स हैं आपके जैसे स्वीट पोटैटो और डालिया, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। लीव्स से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स फ्रॉम लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं लीव्स से। ठीक है, लीव्स की हेल्प से। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप बर्ड्स ऑन दैम। कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जिन पर बर्ड्स आ जाती हैं। Such leaves having birds can be used as structure of vegetative reproduction in plants। ऐसी लीव्स जिनमें बर्ड्स होती हैं उन्हें आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हो। वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव्स इज ब्रायोफाइलम। क्या एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल जो रिप्रोड्यूस कर सकता है अपनी लीव्स से, वो एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम। उस ब्रायोफाइलम को आप स्प्राउट लीफ प्लांट भी बोलते हैं। द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट डेवलप सम बर्ड्स इन इट्स मार्जिन्स और एजेस। ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव्स होती हैं
वो कुछ बर्ड्स डेवलप करते हैं उसके मार्जिन्स पर या फिर उसके एजेस पर, ठीक है। व्हेन अ मार्जिन्स और एजेस तो समझ में आता है ना, उसके एजेस पर, किनारों पर। व्हेन अ मैच्योर लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट फॉल्स ऑन द ग्राउंड देन ईच बर्ड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब ब्रायोफाइलम प्लांट की एक लीफ फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो वो ग्राउंड पर गिर जाती है। ग्राउंड पर गिर जाती है तो हर एक बर्ड जो होती है वो अपना एक नया प्लांट ग्रो करती है, एक एक बर्ड। समटाइम्स इवन बिफोर अ लीफ ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम अ ब्रायोफाइलम प्लांट। क्या बोल रहा है, कभी कभी जब ऐसा होता है एक लीफ जो है गिरती नहीं है, अभी बताया ना, अगर गिर गई, ठीक है, जब वो मैच्योर लीफ है तो वो फॉल हो जाती है ग्राउंड पर और एक उसमें जो बर्ड्स होती है हर एक बर्ड नया प्लांट ग्रो कर लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर वो लीफ गिरती नहीं है, ग्राउंड पर फॉल नहीं करती है, ब्रायोफाइलम से अलग नहीं होती है, सो वी कैन सी न्यू प्लांटलेट्स ऑलरेडी ग्रोइंग ऑन इट। तब भी हम ये देख सकते हैं कि कुछ प्लांटलेट्स उस पर ग्रो करते हैं, जैसा आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। ब्रायोफाइलम प्लांट है यहाँ पर मान लीजिए, तो वो अभी लीफ उससे जुड़ी हुई है, तब भी उसमें नए नए क्या प्लांटलेट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स ही तो हो गए। सो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इसीलिए ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। अनदर प्लांट कॉल्ड बिगोनिया, एक और प्लांट होता है बिगोनिया, विच ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू इट्स लीव्स। लीव्स से ही ये भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। द बिगोनिया प्लांट हैज इट्स बर्ड्स ऑन इट्स लीव्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड। बिगोनिया प्लांट में बर्ड्स होती हैं उसकी लीव्स पर, जो ग्रो करता है न्यू प्लांट्स में व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब लीव्स जो हैं वो ग्राउंड पर गिरती हैं। बिगोनिया प्लांट में बर्ड्स होती हैं उसकी लीव्स पर, ठीक है। जो नए प्लांट में ग्रो करता है, बर्ड्स जो है वो नए प्लांट में ग्रो करती हैं जब बर्ड्स की वो वाली जो लीफ होती है जब ग्राउंड पर गिर जाती है। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टू प्लांट्स, इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दो प्लांट्स हैं आपके, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, दे कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लीव्स से। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन सभी के आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, हम एसेक्सुअल मेथड ही तो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का, तो उसमें हम सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बर्डिंग पढ़ा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ लिया अब हमने, और भी जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं, स्पोर फॉर्मेशन है, सभी के एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, कि कुछ भी पूछ सकता है कि ये इसका एग्जाम्पल है नहीं है, या फिर इसके एग्जाम्पल्स बता दीजिए, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो ज़रूर ध्यान से पढ़िए, और कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं वीडियोज़ और कमेंट भी करते हैं प्यारा प्यारा सा। चलिए आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। अब हमारा आगे का टॉपिक आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तो हमने नॉर्मल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेवरल आर्टिफिशियल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रमोट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट्स। सबसे पहले हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं गार्डन में, फार्मिंग में, थोड़ा सा फार्मिंग की टेक्निक्स वगैरह पता होती है, उन्हें हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स डेवलप हो गए हैं जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा। दीज मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इट इंक्लूड्स कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। इन मेथड्स को आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हो, और इनमें आपके मेथड्स कौन कौन से आते हैं गाइस, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं मेथड्स, ठीक है। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कटिंग, ठीक है। द मेथड ऑफ कटिंग द स्टेम इनटू स्मॉल पीसेज एंड प्लांटिंग द कट एंड इन सॉइल इज नोन एज कटिंग। वो मेथड जिसमें आप स्टेम को स्मॉल पीसेज में कट करते हो और उस कट एंड को क्या करते हो, आप सॉइल में प्लांट कर देते हो, उसी को हम कटिंग बोलते हैं। The piece of stem eventually bear roots and new leaves and grows into an adult plant. और जो आपने piece of stem कट करके सॉइल में लगाया, प्लांट किया, वो इवेंचुअली यानी कि धीरे धीरे रूट्स डेवलप करता है, फिर न्यू लीव्स भी आती हैं और वो एक एडल्ट प्लांट बन जाता है। Examples of plants where the artificial vegetative propagation is carried out by means of cutting
ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल जहाँ पर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो कटिंग की मेथड से, वो है मनी प्लांट, रोज, क्रिसेंथेमम एंड चाइना रोज। इन सभी से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया कटिंग मेथड फॉर रोज प्लांट। ये आपका रोज प्लांट है, ये एक स्टेम आ रही है, ठीक है। आपने इस स्टेम को यहाँ से कट किया और ये कटेड पार्ट को आपने नीचे कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसमें रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी, लीव्स डेवलप हो जाएंगी और एक बड़ा प्लांट बन जाएगा और रोज भी आने लगेगा उस पर, ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी रूट्स आ गई यहाँ पर और लीव्स भी डेवलप हो गई और बड भी आ रही है। तो ये मेथड होता है आपका कटिंग। दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन अ प्लांट बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। इस मेथड को यूज़ किया जाता है एक प्लांट ऑब्टेन करने के लिए, प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए दो डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन करके। सो इट प्रोड्यूसेस अ वैरायटी विद द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ग्राफ्टिंग मेथड से एक नए तरह का प्लांट प्रोड्यूस होता है जिसमें दोनों प्लांट्स के फीचर्स आते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में स्टेम कटिंग को हम स्क्योन बोलते हैं, ठीक है। स्काइन यानी कि विदाउट रूट्स फ्रॉम वन प्लांट इज अटैच्ड एंड टाइड टू द अदर स्टेम कटिंग पार्ट कॉल्ड स्टॉक विद रूट्स। इस मेथड में आप क्या करते हैं, एक स्टेम लेते हैं, उस स्टेम को आप स्टेम की कटिंग को स्काइन बोलते हो, ठीक है। उसमें रूट्स नहीं होनी चाहिए एक प्लांट के लिए, उसे आप अटैच कर देते हो और टाई कर देते हो, बांध देते हो, किससे, दूसरे प्लांट के स्टेम कटिंग पार्ट से जिसे आप स्टॉक बोलते हो और रूट्स होती हैं उसमें, ठीक है। एक पार्ट लोगे, एक होता है स्काइन और एक होता है स्टॉक। स्काइन विदाउट रूट्स वाला पार्ट होता है एक प्लांट का और स्टॉक होता है विद रूट्स वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें रूट्स होती हैं। उन दोनों को आप अटैच कर देते हो और बांध देते हो आपस में। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू कटिंग एक्सेप्ट द कट पार्ट इज अटैच टू द स्टेम इंस्टीड ऑफ प्लांटिंग इन द सॉइल। ये वाली जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है आपकी, ये कटिंग से ही सेम है, कटिंग जैसी है बिल्कुल। बट कटिंग में आप क्या करते हो, उस कटेड पार्ट को सॉइल में प्लांट कर देते हो, बट इसमें आपको क्या करना है, रूट वाले पार्ट से आप उसे अटैच कर देते हो। व्हेन अ पोर्शन ऑफ अ कट स्टेम इज ग्राफ्टेड ऑन टू अनदर स्टेम, जब कट स्टेम के पोर्शन को आप दूसरे स्टेम पर ग्राफ्ट कर देते हो, टाई कर देते हो, द कट स्टेम इज फिक्स्ड प्रॉपर्ली एंड कवर्ड विद टेप। तो आपको क्या करना है, कट स्टेम को अच्छे से फिक्स कर दीजिए और टेप से कवर कर दीजिए, सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द होस्ट प्लांट एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। तो आप इससे अगर कट स्टेम जब आपने बांधी तो उसे प्रॉपर्ली कवर किया, फिक्स किया, टेप से कवर कर दिया, जिससे क्या होगा, जो होस्ट प्लांट है, जो मेन प्लांट है, वो उसका पार्ट बन जाएगा और ग्रो करना कंटिन्यू कर देगा। द ग्राफ्टेड स्टेम इज यूजुअली एडेड फॉर मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज गुड क्वालिटीज ऑफ बोथ द प्लांट आर कंबाइंड इन द होस्ट प्लांट। ग्राफ्टेड स्टेम को इज यूजली एडेड, ग्राफ्टेड स्टेम इसलिए ऐड करी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूट्स आ सकें, क्योंकि दोनों प्लांट की जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो होस्ट प्लांट में आ जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे। ग्राफ्टिंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन रोज प्लांट वेयर हायर यील्ड ऑफ रोज फ्लावर्स इज अचीव। ग्राफ्टिंग जो है कॉमनली रोज प्लांट्स में देखी जाती है ज़्यादातर, जहाँ पर ग्राफ्टिंग करके रोज फ्लावर्स की हायर यील्ड करवाई जा सकती है। समझ में आया। ग्राफ्टिंग मेथड यूज टू ग्रो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ये देखिए, ये स्काइन पार्ट है, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट हो गया, और ये स्टॉक है जिसमें रूट्स आ रही हैं। आपने इन दोनों को अटैच कर दिया, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है, टेप से कवर कर दिया, और ये इसका एक पार्ट बन जाएगा। जब आपने टेप से कवर किया तो इसका पार्ट बन जाएगा और ये ग्रो करने लगेगा। ग्राफ्टिंग मेथड ये होता है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्राफ्टिंग मेथड। कटिंग मेथड बिल्कुल सिंपल था, कटिंग और ग्राफ्टिंग सेम से ही है। कटिंग में आप क्या करते हो, एक स्टेम कट करके सॉइल में प्लांट कर देते हो, बट ग्राफ्टिंग में क्या करते हो, स्टेम तो कट करते हो आप, ठीक है, वो विदाउट रूट्स वाली होती है, और स्टॉक जो होता है वो आपका विद रूट्स वाला होता है, उन्हें आप अटैच कर देते हो, जिससे वो होस्ट प्लांट का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। इसमें हम थर्ड मेथड है आपका लेयरिंग। इन दिस मेथड अ पोर्शन ऑफ द एरियल स्टेम इज मेड टू ग्रो रूट्स व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट एंड लेटर इज डिटैच्ड फ्रॉम इट सो दैट इट ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट। क्या बोल रहे हैं, इस मेथड में एरियल स्टेम का एक पोर्शन उसे इस तरह ग्रो करवाया जाता है
मतलब वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है, लेकिन उसे इस तरीके से ग्रो करवाया जाता है ताकि उसकी रूट्स डेवलप हों, ठीक है, और बाद में उसे अलग कर दिया जाता है, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट क्या कर सकता है, अपने आप में ग्रो कर सकता है। समझ में आया? इस मेथड में एरियल स्टेम का एक पोर्शन रूट्स डेवलप करता है, ठीक है, अपने पेरेंट प्लांट से, अपने मेन प्लांट से अटैच तो रहता है, बट वो रूट्स डेवलप करता है और फिर वो उससे अलग हो जाता है, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाता है, ठीक है। In this method, a part of the lower branch of the plant is bent down so that it touches the soil, and a layer of bark is removed from the place where it touches the soil. इस मेथड में प्लांट की जो लोअर ब्रांच होती है उसे नीचे की तरफ मोड़ा जाता है, जिससे कि वो सॉइल को टच करे, और एक बार्क की लेयर रिमूव कर दी जाती है उस जगह से जहाँ से वो सॉइल को टच कर रही होती है। The part of the lower branch that is touching the soil is then covered with soil, and a small object such as a small piece of wood is placed over it lightly so that the branch remains in the soil. समझ में आया? जो लोअर ब्रांच का पार्ट जो सॉइल को टच कर रहा है उसे कवर करते हैं सॉइल से कवर करने के बाद एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया, उसके ऊपर हल्के से आराम से रखते हैं, जिससे ब्रांच जो है वो सॉइल के अंदर ही रहे, तभी तो वो डेवलप करेगा रूट्स। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, रूट्स बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दिस ब्रांच एंड देन द ब्रांच इज कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कुछ दिनों बाद रूट्स डेवलप होने लगेंगी, उसमें रूट्स डेवलप होंगी तो उस ब्रांच को कट कर दिया जाता है, पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है, एंड इट स्लोली ग्रोज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट प्लांट, और वो स्लोली ग्रो करता है वो प्लांट और एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है अपने आप में। द एडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज दैट द ब्रांच कंटिन्यूज टू रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट till the time it is able to sustain itself independently. इस मेथड का मेन एडवांटेज ये है, मेन फ़ायदा क्या है इसका, कि ब्रांच जो है उसे पेरेंट प्लांट से कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन मिलता रहता है अपने पेरेंट प्लांट से, जब तक वो अपने आप को अपना इतना सक्षम नहीं हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली सस्टेन करे। वो तो मिलेगा ही ना न्यूट्रिशन, आप खुद सोचिए। ये है आपकी सॉइल, ये प्लांट है, इसकी ये वाली लोअर ब्रांच की रूट्स को, लोअर ब्रांच की स्टेम को क्या कर दिया, यहाँ पर सॉइल में दबा दिया, थोड़ा सा सॉइल से कवर करके एक लकड़ी का टुकड़ा रखा। कुछ दिनों बाद उसमें रूट्स डेवलप हो रही हैं, प्लांट्स ग्रो हो रहा है, हल्का सा प्लांट हो गया, मतलब रूट्स डेवलप हो गई, तो आपने यहाँ से कट कर दिया इसे, ठीक है। और जब रूट्स भी तो इसलिए डेवलप हुई क्योंकि यहाँ पर आपने पानी दिया, तो यहाँ से उसे न्यूट्रिशंस भी तो मिल रहे होंगे ना, जो आपने अलग नहीं किया तब यहाँ पर भी तो न्यूट्रिशंस मिल रहे होंगे उसे, इसलिए पेरेंट प्लांट से जब तक न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जब तक वो खुद इतना सक्षम ना हो जाए वो प्लांट कि अपने आप ही एग्जिस्ट कर सके। लेयरिंग इज कैरीड आउट इन प्लांट्स लाइक क्लाइंबिंग रोज, मिंट एंड रास्पबेरीज। लेयरिंग जो होती है वो क्लाइंबिंग रोज, मिंट और रास्पबेरीज के प्लांट्स में होती है। आई होप आपको लेयरिंग ऑफ प्लांट भी समझ में आया होगा, कैसे करते हैं हम लेयरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद एक मेथड और बचता है अपना टिश्यू कल्चर। 4 मेथड्स थे, ठीक है, 3 मेथड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब टिश्यू कल्चर भी कंप्लीट कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सिंथेटिक मीडियम अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस इन लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर एक नई टेक्निक होती है जिसमें आप प्लांट का प्रोडक्शन या फिर प्लांट की ग्रोथ करवाते हो एक सिंथेटिक मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में करवाते हो, आर्टिफिशियल कंडीशंस उसे प्रोवाइड करके, नेचुरल ना करके आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करके लैब्स में होता है। ये टिश्यू कल्चर जो होता है आपका लैब्स में कैरी आउट करवाया जाता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, हियर अ काइंड ऑफ प्लांट मे बी ग्रोन इन अ स्टेराइल मीडियम यूजिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट इन अ टेस्ट ट्यूब। इस मेथड में आप क्या करते हो, एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसमें एक तरह के प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो एक स्टेराइल मीडियम में। एक मीडियम लेकर उस मीडियम में आप एक किसी भी प्लांट के उस छोटे से पार्ट को डाल दीजिए उस मीडियम में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो प्लांट एक ग्रो हो जाएगा। द मीडियम यूज टू ग्रो प्लांट्स इन अ टेस्ट ट्यूब इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट। जो स्टेराइल मीडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ठीक है, लैब में जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब ली, वो स्टेराइल मीडियम डाला और प्लांट का एक एग्जिस्टिंग प्लांट का जो नेचुरल प्लांट है उसका स्मॉल पार्ट आपने उसमें डाल दिया, और उसमें जो वो मीडियम आपने यूज़ किया है ना, वो ऐसा होता है कि प्लांट को उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है,
वो मीडियम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट की स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट को जो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए वो सुटेबल रहता है, वो मीडियम अच्छा रहता है। एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल नॉन एज कैलस डेवलप्स फ्रॉम इट, और उससे एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाता है सेल का, जिसे हम कैलस बोलते हैं। द कैलस इज पुट इन अ हार्मोन कंटेनिंग मीडियम विच इंड्यूस सेल डिफरेंशिएशन फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब वाला काम करने के बाद उसमें एक थोड़ा सा कैलस बन जाता है, जो सेल का अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है, ठीक है। कैलस को आप एक हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डालते हैं, ठीक है, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, ऐसे मीडियम में डालते हैं उस कैलस को, जो सेल डिफरेंशिएशन करवाता है, सेल को ब्रेक करके डिफरेंशिएशन करवाता है और प्लांटलेट्स फॉर्मेशन होता है। द प्लांटलेट्स डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट व्हेन ट्रांसफर्ड टू द सॉइल, और उन प्लांटलेट्स को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो एक इंडिपेंडेंट प्लांट अपने आप में डेवलप हो जाता है। तो यही आपका टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर कल्टिवेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक आर, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके, ऑर्किड्स, एस्पैरेगस, क्रिसेंथेमम एट्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें आप टिश्यू कल्चर की मदद से क्या कर सकते हो, आप डेवलप करवा सकते हो, ग्रोथ करवा सकते हो उनकी, ठीक है। टिश्यू कल्चर का आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, आप रिवाइंड करके भी देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है बट, ठीक है। टिश्यू कल्चर में आप आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हो उस प्लांट को, ठीक है। नेचुरल प्लांट से आपने उसका एक पार्ट लिया, उसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, एक स्टेराइल मीडियम भी डाला, वो स्टेराइल मीडियम में बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऐसा मीडियम होता है जिसमें ग्रोथ अच्छे से हो पाए उस प्लांट की, ठीक है। जब आपने उसमें डाला, एक कैलस नाम का मास उसमें प्रोड्यूस होता है, उस कैलस को आप एक हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डालते हैं जिसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है और प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं। फिर उन प्लांटलेट्स को आप सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे एक इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये है आपका टिश्यू कल्चर, जिसके साथ हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं हमें। इट इज़ अ फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने का एक फास्टर मेथड है। द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द प्लांट, जिसमें न्यू प्रोडक्शन होगा वो प्लांट के जैसा ही बिल्कुल सेम होगा। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड में जो प्लांट्स फ्लावर्स और फ्रूट्स बियर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो न्यू प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, सीड्स से प्रोड्यूस होते हैं न्यू प्लांट्स, उससे जल्दी प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स लाइक ग्रेप्स एंड बनानास। ये एक यूजफुल मेथड है उन फ्रूट्स के लिए जो सीडलेस होते हैं, लाइक ग्रेप्स एंड बनानास। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस भी कर लेते हैं, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, एज द प्लांट्स डेवलप्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर आइडेंटिकल, देयर इज अ चांस दैट इन केस इफ देयर इज अ डिसीज इन अ फार्म देन इट विल अफेक्ट ऑल प्लांट्स साइमल्टेनियसली। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेज क्या है, अब प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो डेवलप होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो चांस हो सकता है कि अगर फार्म में जहाँ पर डेवलप हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई डिसीज़ हो रही है किसी भी प्लांट में, तो वो सारे प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो रहा है तो उसे इफेक्ट नहीं करेगा उस बीमारी से, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। इट कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप, इससे क्या हो सकता है, पूरे क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पूरी क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। एज देयर इज़ नो डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स का अगर कोई डिस्पर्जल नहीं होगा, सो देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग, हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो जाए। तो ये है आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टॉपिक के साथ साथ हमारा मेन टॉपिक जो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हमने 2 मेथड्स पढ़ने थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, एसेक्सुअल मेथड्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स का, जिसमें शायद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 8th क्लास के बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए या कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये भी ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।